जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का जो सेट चलाया जा रहा है मार्क्समैन का। दोस्तों देखा जाए तो आप सभी लोग का बिहार दरोगा का जो आपका इस बुक का इतिहास था, जैसा कि आपको पता ही होगा, मध्यकालीन, प्राचीन, उसके बाद आधुनिक भारत, सभी सेट कंप्लीट कर दिया गया था। 2 सेट आपका बचा था, 19 और आपका 20। उसमें क्या है, विविध का आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सभी क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था, तो वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में 19 और 20 दोनों का, ठीक है। 19 और 20 दोनों का सेट एक ही वीडियो में मैं एक ही पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया हूं आंसर के साथ। तो आप सभी लोग को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च लिस्ट में सर्च कीजिएगा जीके विद सूरज, आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर जो चैनल है वहाँ पे आ जाएगा और आराम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो आपका यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ठीक है, 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। ये आपका तीसरा वीडियो है पॉलिटी का। इसको आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बिहार दरोगा में आपका पॉलिटी से संबंधित आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपका अच्छा खासा होता है। ये आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। कल से जो आपका सेट आएगा 2 सेट का, यानी 200 क्वेश्चन आपको पॉलिटी होगा। मैं इस बुक को जल्दी ही खत्म करूंगा। उसके बाद बहुत सारा ऐसा बुक है जो आपका एनसीईआरटी का है। उसके बाद आपका इसी बुक का वॉल्यूम 2 भी है। बहुत सा क्वेश्चन है जो कि सेट है आपको कराने के लिए, जो कि आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कोई भी आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था कब? जो बंधुआ मजदूर है ये कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1976 में पारित किया गया था। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल आश्रम या फिर बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था कब? बताइए किसके द्वारा यह किया गया था? तो ये आपका किया गया था, तीसरे का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था बताइएगा। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक और धार्मिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ में? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन क्या बोलते हैं, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 8वें का उत्तर आपका बी हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका 8वें का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक प्रकार का देखा जाए तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को अंग है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली के पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन पूछा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 12 का उत्तर आपका यहाँ पे निदेश सिद्धांत है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है?
तो 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। क्या हो जाएगा? समान आचार संहिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी, केटी शाह ने कहा था। क्या हो जाएगा? केटी शाह ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? बताइएगा। मौलिक कर्तव्य देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाता है, बताइए, आपका यहाँ पे भाग 4A में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें। क्या हो जाएगा? 44वें। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो आपका 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4A, यानी भाग 4A। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखा जाए तो आपका 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में या फिर 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। इस प्रकार से इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्य प्राणी। क्या हो जाएगा? वन्य प्राणी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये कौन से आर्टिकल के द्वारा है? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 31 है ना, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा 51A। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका जो चुनाव होता है ये आपका एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति एक बनता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम देखा जाए तो आपका 50 निर्वाचकों द्वारा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि देखा जाए तो वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, यह आपका जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखा जाए तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 41 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो ये सौंपा जा सकता है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है, 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ऑप्शन आपका 43 का सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ऑप्शन आपका जब से वो शपथ लेगा तभी से उसका दिन गिनना शुरू हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा 45 नंबर है, कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सभी को पता है ये जो हटाया जा सकता है, एक तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और दूसरा जो है संसद जब तक नहीं चाहेगा तब तक, मतलब संसद ही के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन महाभियोग लगता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल में देखा जाए तो ऑप्शन आपका 46 है ना, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों, लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विनिर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो 50 का ऑप्शन आपका राज्य के विधानसभाएं हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 51 का 6 महीना के अंदर भरना होता है। अगला प्रश्न है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये कौन संभालेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? तो फिर बताइए, कमेंट करके बताइएगा, हो सके तो आगे ये क्वेश्चन आए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, देखिए क्वेश्चन आ गया, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फिर कार्य संभालेगा। ठीक है, तब वो आपका संभालेगा जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो 55 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है किसमें? तो ये आपका निहित है किसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः निर्वाचन किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति देखा जाए तो लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है?
तो सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। एक सेकंड, 60 है ना, तो राज्यसभा कहाँ होगा? मंत्रिपरिषद ना होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये आपका आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 62 कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये आपका जो ऑप्शन है गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से उसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है किसको? तो ये जो प्राप्त है ये आपका राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति को ही है। अगला प्रश्न है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उससे राष्ट्रपति को वापस भेजता है तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है? तो इस प्रकार से 66 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? 123। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक राज्य का राज्यपाल भी हो जाता है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इस प्रकार से 68 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का वो नियुक्ति नहीं करता है, बाकी आपका प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 160 में। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 160 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? तो ये आपका अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। वो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति वो नहीं करता है। वो कौन करता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सी शक्ति है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति है। क्या हो जाएगा? न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? और हाँ, एक बात और आप सभी लोग को बतानी थी कि अगर आप सभी लोग का हो सके तो एडिटोरिया का सेट हमको मिल जाता है, बुक वगैरह, तो मैं आप सभी लोग को सेट तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, सेट 1। तो आप सभी लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। क्या हो जाएगा? बिहार से। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा? एन संजीव रेड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो 78 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो 79 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वीबी गिरी। क्या हो जाएगा? वीबी गिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 80। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? सभी को पता है मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस M हिदायतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो क्रम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी, 14वां हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
तो सही आंसर आपका 83 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह अधिकार देखा जाए तो आपका राष्ट्रपति को है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह आपका लागू होती है राष्ट्रपति पर। क्या होता है? राष्ट्रपति पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो 88 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तहत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका केवल राज्यसभा में। क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो 92 का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सभी युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने में पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद रहे हैं। तो इसका आंसर आपका 93 का बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीबी गिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री एम वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमवार पूछा गया है, कौन सा क्रम है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 13वां। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो आप सभी लोग याद होना चाहिए, आप सभी लोग को केंद्रीय सरकार का है। अगला प्रश्न है कैबिनेट का तात्पर्य पूछा गया है। तो देखिए, कैबिनेट का जो तात्पर्य होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन में वास्तविक या फिर कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह आपका होता है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। तो 99 का ऑप्शन आपका केवल अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। अगला और आखिरी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युति को विवेचित करता है? तो आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 75 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है पॉलिटी का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।